हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फी टाइम में। पिछले वीडियो में अपने पढ़ा था प्रकाश के बारे में। प्रकाश क्या है, प्रकाश स्रोत क्या होते हैं, प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है, छाया कैसे बनती है, परावर्तन के नियम क्या है और समतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब के बारे में पढ़ा था, मोस्ट इम्पोर्टेंट बात थी, अपने कुछ चीज़ें पढ़ी कि समतल दर्पण जो होता है उससे हमेशा आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है और सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। आभासी और सीधा प्रतिबिंब, प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना दर्पण के आगे बिंब स्थित है, मतलब समान दूरी होती है। इसमें एक महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है जिसे अपने पार्श्व परिवर्तन कहते हैं, यानी दायां भाग बायां और बायां क्या हो जाता है, दायां हो जाता है। प्रतिबिंब का आकार जो होता है वो हमेशा बिंब के क्या रहता है, बराबर रहता है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसमें कि अगर किसी बिंब का पूरा प्रतिबिंब देखना है तो समतल दर्पण की लंबाई कितनी होनी चाहिए। तो समतल दर्पण की लंबाई कम से कम क्या होनी चाहिए, उस बिंब की आधी के बराबर होनी चाहिए, कम से कम। एक एग्जाम्पल भी अपने किया था कि 6 फीट का कोई बिंब है तो अगर उसका पूरा प्रतिबिंब देखना है तो 3 फीट कम से कम लंबाई का अपने को क्या लेना पड़ेगा, समतल दर्पण लेना पड़ेगा। अब आता है प्रतिबिंब के प्रकार। प्रतिबिंब के प्रकार क्या है, प्रकाश अपने पढ़ रहे थे, लाइट, प्रतिबिंब का प्रतिबिंब के प्रकार, टाइप्स ऑफ इमेज। प्रतिबिंब जो है वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अपने पास वास्तविक प्रतिबिंब और एक होता है आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब क्या है? ऐसे प्रतिबिंब जिन्हें पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। ऐसे प्रतिबिंब जिन्हें अपने क्या कर सकते हैं, पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, उन प्रतिबिंबों को क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब। या दर्पण से परावर्तन के पश्चात जहां वास्तव में प्रकाश किरणें जो है वो मिलती है, वो क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब होता है। दूसरा अपने पास है आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब क्या है? आभासी प्रतिबिंब ऐसे प्रतिबिंब होते हैं जिनको अपने पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते, यानी आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो आभासी प्रतिबिंब ऐसे प्रतिबिंब होते हैं जहां दर्पण से परावर्तन के पश्चात प्रकाश किरणें मिलती हुई प्रतीत होती है, वास्तव में नहीं मिलती, मिलती हुई प्रतीत होती है। तो इनको अपने क्या है, एक तो पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते, पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। सेकंड अपने पास क्या है, ये जो प्रतिबिंब है यहां परावर्तन के पश्चात प्रकाश किरणें मिलती हुई प्रतीत होती है, वास्तव में नहीं मिलती है। तो दो तरह के प्रतिबिंब अपने पास है, जहां वास्तव में मिलते हैं, पर्दे पर जिनको प्राप्त कर सकते हैं वो वास्तविक प्रतिबिंब, जिनको नहीं प्राप्त कर सकते वो आभासी प्रतिबिंब होते हैं। अब आता है अपने पास बहु प्रतिबिंब। बहु प्रतिबिंब क्या है? मल्टीपल इमेज, किसी एक ही बिंब के बहुत सारे प्रतिबिंब प्राप्त होना क्या कहलाता है, बहुल प्रतिबिंब या मल्टीपल इमेज होती है। कैसे प्राप्त होते हैं? अगर अपने पास एक समतल दर्पण है तो एक समतल दर्पण की सहायता से क्या होता है, एक समतल दर्पण से, एक समतल दर्पण है तो एक समतल दर्पण से एक बिंब का एक ही प्रतिबिंब प्राप्त होता है। एक समतल दर्पण है तो एक बिंब का अपने को एक ही क्या होगा, प्रतिबिंब प्राप्त होगा। परंतु जब अपने पास दो समतल दर्पण हो तो दो समतल दर्पणों को अगर अपने किसी कोण पर रख दें, झुका के रख दें या किसी भी अपने इच्छित कोण पर रख दें, तो अपने को क्या होगा, एक ही बिंब के एक से अधिक प्रतिबिंब प्राप्त हो जाते हैं। किस तरह से, देखिए ये अपने पास एक समतल दर्पण है OM1, एक समतल दर्पण अपने पास ये है OM2। ये परस्पर थीटा कोण पर झुके हुए हैं, इनको थीटा कोण पर झुका के रख दिया।
और इनके बीच में एक बिंब P रख दिया। ये कोई अपने पास क्या है, ऑब्जेक्ट है, बिंब P है। इस बिंब P के कितने प्रतिबिंब प्राप्त होंगे, इसके लिए अपने पास एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला यूज करते हैं। फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ इमेज n, n इज इक्वल टू होता है 360 बटा थीटा, लेकिन कंडीशन होती है इफ यदि 360 बटा थीटा विषम है। ठीक है, सेकेंड अपने पास होता है n इज इक्वल टू 360 अपॉन थीटा -1 यदि 360 अपॉन थीटा सम है। अगर ये भाग सम आ जाता है तो उसमें से एक घटा देंगे, विषम आता है तो वही अपने पास क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ इमेज हो जाएगी। तो ये अपने पास क्या है, नंबर ऑफ इमेज ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला है, कितने प्रतिबिंब प्राप्त होंगे। अब देखो एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं अपने। अगर अपने पास थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है, यानी दोनों समतल दर्पणों को परस्पर थीटा मतलब 90 डिग्री पे रख दे तो अपने को कितने प्रतिबिंब प्राप्त होंगे। तो अपने पास नंबर ऑफ इमेज आ जाएगी 360 अपॉन 90, ये क्या आएगा, इवन आएगा तो -1, अपने पास क्या आ जाएगा 4 - 1 3। तो अपने को 3 इमेज, यानी एक ही ऑब्जेक्ट के कितने 3 इमेज अपने को प्राप्त हो जाएंगे। अगर अपने पास थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो, 0 का मतलब ये है कि इन दोनों दर्पणों को परस्पर समांतर रख दिया जाए। अगर दोनों दर्पणों को अपने समांतर रख देंगे, समांतर रखेंगे तो अपने पास क्या आ जाएंगे, अनंत प्रतिबिंब आ जाएंगे। जब अपने इनको परस्पर समांतर रखेंगे तो अपने पास कितने इमेजेस बनेगी, इनफाइनाइट इमेज बन जाएगी। तो इस तरह से आपने देखा भी होगा नाई की दुकान में अपने शेविंग के लिए जब जाते हैं या अपने कटिंग के लिए जब जाते हैं तो आपने देखा बहुत सारी इमेज दिखती है। उसका कारण होता है कि एक जो मिरर है वो सामने होता है और एक वो पीछे लगा के रखता है, तो अपने बहुत सारी इमेजेस जो है वो दिखाई देती है। उसका यही कारण होता है। एक चीज और, अगर 360 अपॉन थीटा जो है, यानी 360 में थीटा का भाग देने पर भागफल पूर्णांक नहीं आता है, तो फिर अपने अगला पूर्णांक लेंगे। एक चीज ये ध्यान रखनी। तो इस तरह से अपने बहु प्रतिबिंब किस तरह से बनते हैं, कितने बनते हैं, नंबर ऑफ इमेजेस जो है वो अपने ज्ञात कर सकते हैं। अब आता है अपने पास गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण क्या है, स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर किसे कहते हैं। देखिए गोलीय दर्पण जो होते हैं वो किसी पारदर्शी गोले का भाग होता है। गोलीय दर्पण किसी पारदर्शी गोले का भाग होता है। जैसे ये कांच का गोला है, खोखला गोला है, और इस गोले को अपने ऐसे काट दें, ऐसे काट दें तो एक पार्ट अपने पास इस तरह से आ जाएगा, ऐसे काट दें एक पार्ट अपने पास इस तरह से आ जाएगा। तो ये अपने पास क्या हो जाएंगे, गोलीय दर्पण हो जाएंगे। परंतु ये गोलीय दर्पण जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के क्या हैं, एक होता है अपने पास अवतल गोलीय दर्पण, अवतल गोलीय दर्पण, इसको अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। दूसरा अपने पास होता है उत्तल गोलीय दर्पण, उत्तल गोलीय दर्पण। अब देखिए अपने पास एक्चुअल में क्या था, एक पारदर्शी खोखला कांच का गोला था, अपने उसको काट दिया, वो दर्पण नहीं है। अब काटने के बाद जो अपने को भाग प्राप्त हुए हैं उनको दर्पण बनाने के लिए क्या किया जाता है, उनके एक तरफ के पृष्ठ पर पॉलिश कर दी जाती है और दूसरे तरफ का जो पृष्ठ होता है उसको परावर्तक बना दिया जाता है, तब वो दर्पण बनता है। ये नहीं है कि कटिंग करने से ही दर्पण प्राप्त होगी। तो अपने पास क्या होता है, इस तरह से एक पृष्ठ को क्या करते हैं, पॉलिश करते हैं। इस तरह से एक पृष्ठ को क्या कर देते हैं, पॉलिश। तो इसका ये वाला भाग जो है वो परावर्तक हो जाएगा और इसका ये वाला जो भाग है वो परावर्तक हो जाएगा। इसी के आधार पर अपने पास दो प्रकार के गोलीय दर्पण प्राप्त होते हैं। उत्तल गोलीय दर्पण अपने पास, अवतल गोलीय दर्पण क्या है, ऐसा गोलीय दर्पण जिसका अंदर दसा हुआ भाग जो है वो परावर्तक होता है। ये देखिए अंदर दसा हुआ भाग जो है
ऐसा गोलीय दर्पण जिसका अंदर धसा हुआ भाग परावर्तक होता है, अवतल गोलीय दर्पण कहलाता है या अवतल दर्पण कहलाता है। दूसरा अपने पास है उत्तल गोलीय दर्पण, ऐसा गोलीय दर्पण जिसका उभरा हुआ भाग जो है वो परावर्तक होता है। ऐसा गोलीय दर्पण जिसका उभरा हुआ भाग परावर्तक होता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। तो ये अपने पास क्या होता है, ये अंदर धसा हुआ भाग है, ये अपने पास अवतल दर्पण है। इसका उभरा हुआ भाग परावर्तक है, ये अपने पास क्या है, उत्तल दर्पण है। अवतल उत्तल के साथ गोलियां लगा दीजिए चाहे, वरना इसी तरह से ये पहचाने जाते हैं। अब देखिए, क्या दैनिक जीवन में अपने इस तरह का कोई है सिस्टम जिसमें अपने अवतल और उत्तल गोलीय दर्पण को देख सकते हैं? आप चम्मच लीजिए, चम्मच जो होती है, चम्मच के अंदर का जो भाग है, अंदर का भाग जो है वो अवतल दर्पण की भांति व्यवहार करता है, और उसके जो पीछे का पृष्ठ होगा वो किस तरह से व्यवहार करेगा, उत्तल दर्पण की भांति व्यवहार करेगा। आप उसमें प्रतिबिंब भी देख सकते हैं, और आप प्रतिबिंब देख के अभी अपने देखेंगे कि प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, और आप चम्मच से देखिए कि चम्मच में आपको प्रतिबिंब कैसे दिखाई देते हैं। दोनों की तुलना करके देखिए, आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। अब अपने पास आता है दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं। क्या क्या परिभाषाएं हैं? गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। सबसे पहला अपने पास आता है ध्रुव। नंबर 1 अपने पास है ध्रुव, पोल जिसको बोलते हैं। ध्रुव क्या है? गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु जो होता है, गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु क्या कहलाता है? ध्रुव कहलाता है। गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है। और इसको P से व्यक्त करते हैं। पोल को किससे लिखेंगे? P से लिखेंगे। तो गोलीय दर्पण, अपने गोलीय दर्पण ले लेते हैं, मैं साथ के साथ इसमें लिखता जाऊंगा। ये अपने पास उत्तल गोलीय दर्पण है, अवतल गोलीय दर्पण है। ये अपने पास उत्तल गोलीय दर्पण है। ये जो बिंदु है, इसका मध्य बिंदु वो ध्रुव कहलाता है। इसका भी मध्य बिंदु ये ध्रुव कहलाता है। तो गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु जो है वो क्या कहलाता है? ध्रुव कहलाता है। नंबर 2 अपने पास आता है वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं इसको। वक्रता केंद्र क्या है? गोलीय दर्पण जो होता है वो हमेशा किसी गोले का भाग होता है। यानी ये जो गोलीय दर्पण है, इसको अगर अपने पूरा करें तो ये एक गोला बन जाएगा, और इस गोले का क्या होगा? केंद्र होगा। इस गोले के केंद्र को ही इसका वक्रता केंद्र कहते हैं। यानी गोलीय दर्पण जो है वो एक गोले का भाग होता है, और उस गोले के केंद्र को क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। तो गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। और इसको C से व्यक्त करते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर C से व्यक्त करते हैं। नेक्स्ट अपने पास आता है थर्ड, वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। वक्रता त्रिज्या क्या है? देखिए, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग है, उस गोले की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, और कैपिटल R से अपने इसको लिखते हैं। यानी गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग है उसकी त्रिज्या को, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग है
जिस गोले का भाग है उसके केंद्र को उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या r कहते हैं। एक परिभाषा और दे सकते हैं, ध्रुव और वक्रता त्रिज्या के बीच की जो दूरी होती है, ध्रुव और वक्रता त्रिज्या के बीच की जो दूरी है Cp, इस Cp को क्या कहते हैं? R कहते हैं। एक ही बात है दोनों। ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की जो दूरी होती है उस दूरी को क्या कहा जाता है? वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। चौथी डेफिनेशन अपने पास है इसमें, फोर्थ, मुख्य अक्ष प्रिंसिपल एक्सिस। मुख्य अक्ष क्या होता है? गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा होती है, ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिला दें, आगे पीछे भी मिला सकते हैं इसको, इस तरह से, इसी तरह से इसको मिला दें, ये क्या है? मुख्य अक्ष है। ये मुख्य अक्ष है, इसका ये मुख्य अक्ष है। ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा, ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा जो होती है, रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। यानी ध्रुव, वक्रता केंद्र और ध्रुव को जो मिला रही है रेखा, उस रेखा को क्या कहा जाता है? मुख्य अक्ष कहा जाता है। अब आता है अपने पास फोकस। फोकस क्या चीज है? नेक्स्ट परिभाषा अपने पास है क्या? फोकस। फोकस क्या होता है? फिफ्थ अपने पास है क्या? फोकस किसे कहते हैं? मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से गुजरती है अवतल दर्पण के लिए, या गुजरती हुई प्रतीत होती है उत्तल दर्पण के लिए, उसे क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। तो मुख्य अक्ष के समांतर, जैसे ये मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश किरण आ रही है, ये दर्पण से परावर्तित हुई, परावर्तन के पश्चात ये मुख्य अक्ष के जिस बिंदु में से गुजरी, उस बिंदु को क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। या इसके मुख्य अक्ष के समांतर ये प्रकाश किरण आई, ये परावर्तन के पश्चात इधर चली गई, लेकिन इसको अगर पीछे बढ़ाया जाए तो मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। तो अपने पास क्या हुआ? मुख्य अक्ष के दर्पण के मुख्य अक्ष के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण, समांतर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु में से गुजरती है, किसके लिए? अवतल दर्पण के लिए, या गुजरती हुई प्रतीत होती है, गुजरती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को फोकस कहते हैं। उस बिंदु को फोकस कहते हैं। वो बिंदु क्या है? फोकस है। तो ये F जो है अपने पास क्या हुआ? फोकस हुआ। अब आता है अपने पास फोकस दूरी क्या है। नेक्स्ट अपने पास है फोकस दूरी। देखिए, ध्रुव और फोकस के बीच की जो दूरी होती है, ध्रुव और फोकस के बीच की जो दूरी है, इस दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। दर्पण के ध्रुव तथा
फोकस के बीच की दूरी, फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। फोकस दूरी, इसको स्मॉल एफ से लिखते हैं, फोकस दूरी एफ कहलाती है। मतलब पी एफ जो है वो अपने पास क्या है, फोकस दूरी है। अब आता है अपने पास नेक्स्ट जो है वो है द्वारक। दर्पण का द्वारक क्या है? दर्पण का द्वारक क्या है? द्वारक किसे कहते हैं? अपेचर ऑफ मिरर बोलते हैं इसको, दर्पण का द्वारक। देखिए दर्पण की जो साइज होती है, इसको अपने नेम दे दें mn। ये जो है दर्पण की जो साइज है, उस साइज को क्या कहते हैं? दर्पण का द्वारक कहते हैं। यानी mn दर्पण का द्वारक कहलाता है, दर्पण का द्वारक कहलाता है। mn जो है वो दर्पण का क्या होता है? द्वारक। मतलब आकार जो होता है दर्पण का, उसे क्या कहते हैं? दर्पण का द्वारक कहते हैं। एक आता है अपने पास कोणीय द्वारक। कोणीय द्वारक, कोणीय द्वारक किसे कहा जाता है? दर्पण द्वारा वक्रता केंद्र पर बना हुआ जो कोण होता है, दर्पण द्वारा वक्रता केंद्र पर बने हुए कोण को कोणीय द्वारक कहते हैं। मतलब इस m को c से मिला दूं और इस n को भी c से मिला दूं तो इस वक्रता केंद्र पर यह कोण बन गया। तो कोण MCN जो है इसे क्या कहते हैं? कोणीय द्वारक कहते हैं। कोणीय द्वारक अपने पास क्या है कि दर्पण द्वारा, जो दर्पण है वो दर्पण जो है वो वक्रता केंद्र पर जो कोण बनाता है वो अपने पास क्या कहलाता है? कोणीय द्वारक कहलाता है। तो ये अपने पास कुछ महत्वपूर्ण डेफिनेशंस थे मिरर से रिलेटेड। दर्पण से संबंधित परिभाषाओं को अच्छी तरह से ध्यान रखना है। ध्रुव, ध्रुव अपने पास क्या है? दर्पण का मध्य बिंदु है। दूसरा वक्रता केंद्र, गोलीय दर्पण जिस गोले का भी भाग है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता त्रिज्या, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग है उस गोले की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। फिर अपने पास था मुख्य अक्ष P और C, मतलब ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा जो है वो मुख्य अक्ष कहलाती है। फिर था फोकस। फोकस क्या चीज है? मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु में से गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है, गुजरती अवतल दर्पण के लिए है, गुजरती हुई प्रतीत उत्तल दर्पण के लिए होती है, उस बिंदु को क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। फोकस दूरी क्या थी? ध्रुव और फोकस के बीच की जो दूरी होती है, ध्रुव और फोकस के बीच की ये जो दूरी है, इस दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। स्मॉल एफ से इसको लिखते हैं। ये महत्वपूर्ण परिभाषाएं थी जो अपने बार बार क्या करेंगे? इनको काम में लेंगे। इसके अलावा द्वारक, दर्पण का आकार, जैसे ये mn है, mn क्या कहलाता है? दर्पण का द्वारक कहलाता है। कोणीय द्वारक, दर्पण द्वारा वक्रता केंद्र पर बना हुआ जो कोण होता है उस कोण को क्या कहा जाता है? कोणीय द्वारक कहते हैं। तो ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक अपने पास है चिन्ह परिपाटी। कार्तीय चिन्ह परिपाटी बोलते हैं इसको। महत्वपूर्ण है अपने पास, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, चिन्ह परिपाटी। अगर चिन्ह परिपाटी का अपने को अच्छी तरह से ज्ञान है तो इससे संबंधित जो भी अपने न्यूमेरिकल करते हैं कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आती है। और चिन्ह परिपाटी का अगर ज्ञान नहीं है तो फिर इसके न्यूमेरिकल करने में बड़ी समस्या आती है। तो क्या है चिन्ह परिपाटी, वो देखते हैं अपने। चिन्ह परिपाटी क्या है? दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी क्या है? अच्छी तरह से अपने को इसे ध्यान में रखना है। क्या है? नंबर 1, देखिए दर्पण में जो भी दूरियां नापी जाती है उन दूरियों के कुछ चिन्ह निर्धारित किए गए हैं और उसी को अपने क्या कहते हैं? चिन्ह परिपाटी कहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है दर्पण में सभी दूरियां ध्रुव P से मापी जाती है। महत्वपूर्ण बात है कि कोई भी दूरी अगर अपने को मापनी है तो वो दूरी कहां से नापेंगे? अपने ध्रुव से नापेंगे। मतलब ध्रुव एक तरह से क्या है? मूल बिंदु की तरह काम कर रहा है।
सिंपल सा मैं बताऊं कि जब भी दूरी नापनी हो तो स्केल का 0 जो है वो P पे, ध्रुव पे रखना है। मतलब अपने पास ये गोलीय दर्पण है, अपने को क्या करना है, कोई भी दूरी नापनी हो तो स्केल अपने काम में लेंगे, उस स्केल का 0 कहां रखेंगे, P पर रखेंगे, फिर दूरी नापनी है। नंबर 2, आपतित प्रकाश की दिशा में, आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक ली जाती है। यहां कंफ्यूजन हो जाती है, यह ध्यान रखना है, विशेष रूप से ध्यान रखना है। इस शब्द पे ध्यान दीजिए, यह सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में बात कर रहा है, आपतित प्रकाश के बारे में बात कर रहा है। तो आपतित प्रकाश की दिशा में जो भी दूरी नापेंगे वो हमेशा पॉजिटिव लेंगे, ये विशेष रूप से ध्यान रखना है। कई बार यहां गलती जो होती है वो क्या होती है, गलती ये होती है कि अपने परावर्तित प्रकाश किरण देख लेते हैं और परावर्तित प्रकाश किरण की दिशा में दूरियां नापते हैं और उसको पॉजिटिव, वो गलती वहां होती है। अपने को ये विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आपतित प्रकाश की दिशा में ही दूरियां देखनी है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव। बाकी किरणों पे अपने एक बार ध्यान नहीं देना है, परावर्तित किरणों पे ध्यान नहीं देना है दूरी नापते समय। थर्ड अपने पास है आपतित प्रकाश की विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां ऋणात्मक ली जाती है। अगर आपतित, फिर वही ध्यान रखना है अपने को, आपतित प्रकाश की विपरीत दिशा में अगर दूरी नाप रहे हैं अपने, तो फिर उसको क्या लेना है, नेगेटिव लेना है। चौथा अपने पास है मुख्य अक्ष के लंबवत, सारी दर्पण की बात कर रहे हैं अपने, मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर मापी गई दूरी धनात्मक तथा नीचे की ओर अगर दूरी माप रहे हैं, नीचे की ओर मापी गई दूरी ऋणात्मक ली जाती है। ये अपने पास चिन्ह परिपाटी है। सिंपल सा एक डायग्राम बनाता हूं, डायग्राम बना के अपने देखते हैं कि किस तरह से अपने पास क्या है। इसके बारे में ज्यादा अपने एक बार अभी जब डायग्राम बनाएंगे तब अपने डिटेल से बात करेंगे। अपने पास एक बिंब है, इससे एक प्रकाश किरण चली, दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस में से चली गई। अगर अपने को इस बिंब की दूरी नापनी है तो अपने स्केल का 0 यहां रख के इस तरह से नापेंगे, मतलब इधर नापेंगे। जब ये दूरी अपने इधर नापेंगे तो ये अपने पास क्या है, आपतित प्रकाश ये है सिर्फ, और आपतित प्रकाश की विपरीत दिशा में अपने दूरी नाप रहे हैं। इसका मतलब इस बिंब की जो दूरी होगी इस केस में वो क्या होगी, ऋणात्मक होगी। अगर अपने इसकी फोकस दूरी नाप रहे हैं तो अपने स्केल का 0 यहां रखेंगे, इधर इस दिशा में अपने दूरी नापेंगे तो वो फोकस दूरी क्या होगी, ऋणात्मक होगी। और सिंपल सा इसके लिए तो अपने को याद रखना है कि अवतल दर्पण जो होता है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है। ये तो याद ही रखना है। हालांकि ये काम जो है इसके लिए भी अपने यूज कर सकते हैं, बिंब के लिए भी, लेकिन बिंब कुछ ऐसी स्थितियां होती है जिसमें बिंब दूरी पॉजिटिव हो जाती है, स्पेसिफिक केस होते हैं, इसलिए अपने यूं नहीं कह सकते कि ये दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। लेकिन फोकस दूरी के लिए फिक्स है ये कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है। बाकी इस चिन्ह परिपाटी के हिसाब से अपने क्या करेंगे, इनका ध्यान रखेंगे कि कौन सी दूरी पॉजिटिव है और कौन सी दूरी नेगेटिव है। एक बार फिर दर्पण में सभी दूरियां जो है वो किससे नापी जाती है, ध्रुव से नापी जाती है। दूरी सारी की सारी कहां से नापेंगे, ध्रुव से नापेंगे। सेकंड, आपतित प्रकाश की दिशा में अगर दूरी नाप रहे हैं तो वो अपने पास पॉजिटिव होगी, विपरीत दिशा में अगर दूरी नाप रहे हैं तो वो क्या होगी, नेगेटिव होगी।
मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की तरफ, मतलब अगर मैं इसकी साइज नाप रहा हूं तो ऊपर की तरफ नापूंगा, ऊपर की तरफ जब नापूंगा तो ये दूरी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। अगर लंबवत मैं नीचे की तरफ नापूं, नीचे की तरफ अगर इस तरह से मैं नापूं तो वो दूरी क्या होगी, ऋणात्मक होगी। ये अपने को विशेष रूप से ध्यान रखना है, बस चिन्ह परिपाटी ये है। अब आता है गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण के लिए अपने को कम से कम 2 परावर्तित प्रकाश किरणों की आवश्यकता होती है। गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण, गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण, और इसको अच्छी तरह से देखना है क्योंकि सीधा सा क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि बिंब यहां स्थित है तो प्रतिबिंब कहां बनेगा। सिंपल सा क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछ लिया जाता है। तो अपने पास क्या है कि प्रतिबिंब निर्माण करेंगे कैसे। इसके लिए कुछ चीजें हैं जो अपने को ध्यान रखनी है कि प्रकाश किरणें किस तरह से चलती है। पहला अपने पास है दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस में से गुजरती है। मैं गुजरती है ही लिख रहा हूं, हालांकि अवतल दर्पण के लिए गुजरती है, उत्तल दर्पण के लिए गुजरती हुई प्रतीत होती है। किस तरह से, क्या कहना चाह रहे हैं अपने पास क्या है, ये एक अवतल दर्पण है। जो अपने शब्दों में लिखा है उसको अपने चित्र के द्वारा दर्शा देते हैं। ये इसका मुख्य अक्ष, ये फोकस और ये वक्रता केंद्र है। अपने ये लिखा है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात किस में से गुजरती है, फोकस में से गुजरती है। ये बात, ये मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण आ रही है और दर्पण से परावर्तन के पश्चात किस में से गुजर गई, फोकस में से गुजर गई। दूसरा देखिए, दूसरी बात अपने पास ये है, फोकस में से गुजरने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। एक तरह से ऊपर वाले का व्युत्क्रम हो गया, उल्टा हो गया। मान लो एक प्रकाश किरण जो है वो किस में से गुजरी, फोकस में से गुजरी, दर्पण पर आपतित हुई और दर्पण से परावर्तन के पश्चात ये क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। फोकस में से गुजरने वाली प्रकाश किरण जो है वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। तीसरा अपने पास है, जो प्रकाश किरण वक्रता केंद्र में से गुजरती है, सी में से गुजरती है, वक्रता केंद्र में से गुजरती है, दर्पण से परावर्तन के पश्चात पुनः अपने मार्ग पर लौट आती है। मतलब जो प्रकाश किरण वक्रता केंद्र में से गुजरेगी, सी में से गुजरेगी, वह दर्पण से परावर्तन के पश्चात पुनः अपने मार्ग पर लौट आती है। अपने एक प्रकाश किरण इस तरह से लेते हैं, ये किस में से गुजर रही है, प्रकाश किरण वक्रता केंद्र में से। जैसे ही दर्पण से परावर्तन होगा ये अपने पाथ को रिट्रेस करती है, यानी पुनः उसी पथ पर गमन कर जाती है। चौथा अपने पास है ध्रुव पर आपतित प्रकाश किरण। ध्रुव पर आपतित प्रकाश किरण उतने ही कोण से
उतने ही कोण से परावर्तित होती है, परावर्तित होती है। यानी ध्रुव पर कोई प्रकाश किरण आपतित हो रही है, वो जितने कोण से आपतित हो रही है उतने ही कोण से क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। देखिए किस तरह से अपने पास एक प्रकाश किरण है जो इस दर्पण के ध्रुव पर आपतित हो रही है। ये एक प्रकाश किरण है, ये दर्पण के ध्रुव पर आपतित हो रही है। तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात क्या होगा, ये जितने कोण पे आपतित हुई है उतने ही कोण से ये क्या होती है, परावर्तित होती है। ये परावर्तन का नियम है। तो जितने कोण से आपतित हुई उतने ही कोण से क्या हो गई, परावर्तित हो गई। एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट, देखिए वक्रता केंद्र को दर्पण के पृष्ठ के किसी भी बिंदु से मिलाएंगे तो वो अभिलंब होता है। जैसे ये CP जो है ना, ये CP इस दर्पण के बिंदु P पर लंब है, तो अभिलंब हो गया। आपतित प्रकाश किरण अभिलंब के साथ जितना कोण बनाती है उतना ही कोण क्या है, परावर्तित प्रकाश किरण अभिलंब के साथ। तो ध्रुव पर आपतित प्रकाश किरण जितने कोण से आपतित हुई उतने ही कोण से क्या हो गई, परावर्तित हो गई। इस तरह से क्या होता है, प्रकाश किरणों का दर्पण से परावर्तन होता है। और इन परावर्तित अपने 4 प्रकाश किरणें ली है, इन 4 में से अपने कोई भी 2 प्रकाश किरण लेकर अपने प्रतिबिंब का निर्माण कर सकते हैं। इनमें से जो भी सुविधाजनक लगे कि ये अपने को आसानी से समझ में आ रहा है, उन 2 प्रकाश किरणों की सहायता से अपने प्रतिबिंब का निर्माण कर सकते हैं। अब आता है अपने पास अवतल दर्पण से प्रतिबिंब किस तरह से बनते हैं। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब किस तरह से बनते हैं वो देखते हैं अपने। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। देखिए एक टेबल है, पहले मैं वो टेबल बनाता हूं, फिर एक एक केस का अपने डायग्राम बनाएंगे। तो टेबल जो है उसको अच्छी तरह से अपने को ध्यान रखना है। पहली कंडीशन अपने पास है बिंब की स्थिति, बिंब की स्थिति। सेकंड है अपने पास प्रतिबिंब की स्थिति, मतलब बिंब कहां स्थित है, प्रतिबिंब कहां बनेगा, प्रतिबिंब का स्वरूप, प्रतिबिंब का स्वरूप। और चौथा है प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार। सिंपल सा है कि बिंब कहां है उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा। प्रतिबिंब कैसा होगा, स्वरूप मतलब कैसा होगा, कैसा मीन्स वास्तविक होगा, आभासी होगा, सीधा होगा, उल्टा होगा। फिर प्रतिबिंब का आकार मतलब वो बिंब से छोटा है, बड़ा है, वो बात है। ये चीजें अपने को देखनी है। तो इसमें सबसे पहला केस अपने लेते हैं कि बिंब जो है वो अनंत पर स्थित है। अवतल दर्पण की बात करें, बिंब अनंत पर स्थित है, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, फोकस पर बनेगा। प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा। प्रतिबिंब कैसा होगा, प्रतिबिंब वास्तविक होगा, वास्तविक और अपने पास उल्टा होगा, वास्तविक और उल्टा होगा, उल्टा, वास्तविक और उल्टा। कैसा होगा, आकार कैसा होगा, बिंदुवत होगा, बिंदुवत प्रतिबिंब अपने को प्राप्त होगा। अपने देख लेते हैं किस तरह से होगा। ये अवतल दर्पण है अपने पास, ये इसका ध्रुव, मुख्य अक्ष, फोकस और वक्रता केंद्र। अनंत पर जब बिंब होता है तो उसको प्रदर्शित नहीं किया जाता है। अनंत पर जब भी बिंब है, क्योंकि अनंत वाली वस्तु को अपनी आंखें देख नहीं पाती है सीधा। तो अनंत से मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें आएगी, अनंत से मुख्य अक्ष के समांतर इस तरह से प्रकाश किरण आएगी और दर्पण से परावर्तन के पश्चात किस में से गुजर जाएगी, फोकस में से गुजर जाएगी। दोनों परावर्तित किरणें जो है वो फोकस पे मिल रही है, तो फोकस पे अपने पास क्या हो जाएगा, बिंदुवत प्रतिबिंब प्राप्त हो जाएगा। ये है अपने पास पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन अपने पास है कि जब बिंब जो है, सेकंड केस अपने पास है, बिंब अनंत व सी के मध्य, अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य हो, अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य होगा,
तब अपने पास जो प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब जो है वो F व C के मध्य बनेगा, F व C के मध्य बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक होगा और उल्टा होगा और छोटा होगा, बिंब से क्या होगा, छोटा होगा। देखते हैं कैसे। ये अपने पास क्या है, अवतल दर्पण है, ये इसका मुख्य अक्ष ध्रुव C, और अपने को कह रहा है कि अनंत और C, अनंत और C के बीच में, अनंत और C के बीच में ये एक बिंब स्थित है AB। इससे अपने 2 प्रकाश किरणें लेंगे जो अपने को ठीक लगे, क्योंकि अभी अपने 4 प्रकाश किरणों के बारे में बात की थी, कोई भी अपने 2 ले लेंगे। एक अपने ले लेते हैं मुख्य अक्ष के समांतर, ये दर्पण से परावर्तित होगी और परावर्तन के पश्चात किस में से गुजरेगी, फोकस में से गुजरेगी। दूसरी जो प्रकाश किरण है, कोई भी 2 प्रकाश किरणें लेनी है, तो दूसरी प्रकाश किरण अपने ले लेते हैं कि एक ध्रुव पर प्रकाश किरण आपतित होती है और परावर्तन के पश्चात उतना ही कोण बनाती है किसके साथ, मुख्य अक्ष के साथ, जितना आपतित किरण बनाती है। ये दोनों प्रकाश किरणें जहां मिल रही है वहां अपने पास इस AB बिंब का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब A' B' से प्राप्त हो जाता है। तो ये अपने पास दूसरी कंडीशन होगी। तीसरी कंडीशन अपने पास क्या है, तीसरी कंडीशन है अपने पास कि बिंब कहाँ स्थित हो, बिंब C पर स्थित हो, वक्रता के अंदर पर स्थित हो। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, C पर बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा होगा और बराबर आकार का होगा। बराबर मतलब जितना बिंब है, जितना बड़ा बिंब उतना बड़ा प्रतिबिंब। किस तरह से, C पर अपने पास बिंब है, मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश किरण ले लेते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली जो प्रकाश किरण है वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस में से गुजरेगी। दूसरी प्रकाश किरण अब की बारी ये ले लेते हैं अपने, ये दर्पण से परावर्तन के पश्चात क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर। इस तरह से दोनों प्रकाश किरणें जहां मिलती है, दोनों प्रकाश किरणें जहां मिलती है वहां इसका क्या होगा, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब। यानी C पर है तो C पे ही बनेगा। अगर नाप के बनाते हैं तो एकदम क्लियर वही आता है अपने पास। तो C पर बिंब था, C पर प्रतिबिंब बन गया, वास्तविक, उल्टा और बराबर आकार का। जितना बिंब उतना ही प्रतिबिंब बनेगा। नेक्स्ट अपने पास कंडीशन है कि अगर अपने पास बिंब जो है वो C व F के मध्य हो, C व F के मध्य, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, प्रतिबिंब जो है वो C व अनंत के मध्य बनेगा, C व अनंत के मध्य बनेगा। कैसा होगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा और बड़ा होगा। अब बिंब से बड़ा अपने को प्रतिबिंब प्राप्त होगा। जब बिंब कहाँ है, C और F के बीच में, C और F के बीच में अपने बिंब रख देते हैं। अब मुख्य अक्ष के जो समांतर प्रकाश किरण आएगी वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात किस में से, फोकस में से गुजरेगी। दूसरी कोई भी प्रकाश किरण ले ले, अपने ध्रुव वाली ले ले, ये उतने ही कोण से क्या होगी, परावर्तित हो जाएगी। तो प्रतिबिंब जो है वो कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब C और अनंत के बीच में बनेगा। जब नाप के सही से बनाएंगे तो एकदम एक्यूरेट बनेगा। C और अनंत के मध्य बनता है। पांचवा अपने पास केस है कि अगर अपने पास बिंब जो है, बिंब F पर हो, फोकस पे हो, तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत पर बनेगा। प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा और बड़ा हो जाएगा, बहुत बड़ा होगा। नेक्स्ट अपने पास है कि अगर P व F के मध्य बिंब हो, P व F के मध्य बिंब हो, ये मोस्ट इंपोर्टेंट इसका उपयोग भी है। P व F के मध्य अगर बिंब है तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे बनता है, आभासी होगा, सीधा होगा और बड़ा होगा। आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और बड़ा बनेगा। इसको अपने देखते हैं किस तरह से बनेगा। जब कहां स्थित है, P और F के बीच में स्थित है,
P और F के बीच में, ये इंपॉर्टेंट इसका यूज भी है। P, ये अपने पास है F और ये अपने पास है C। P और F के बीच में एक बीम स्थित है। P और F के बीच में ये अपने पास एक बीम स्थित है, AB। अब देखिए, अपने दो प्रकाश किरणें लेंगे। एक मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, जो दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस में से गुजरेगी। दूसरी प्रकाश किरण जो है वो ध्रुव पर आपतित हो रही है और परावर्तन के पश्चात उतने ही कोण से क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। तो देखिए, ये दोनों प्रकाश किरणें आगे जा रही है तो इनके बीच में गैप बढ़ रहा है। इसका मतलब आगे ये कहीं नहीं मिलेगी। आगे कहीं नहीं मिलेगी तो अपने इन प्रकाश किरणों को क्या करते हैं, पीछे बढ़ा देते हैं। इन प्रकाश किरणों को अगर अपने इसे पीछे बढ़ाएंगे तो ये दर्पण के पीछे मिलेगी, और दर्पण के पीछे जहाँ मिलेगी वहाँ अपने पास इस बिंब का कैसा, आभासी, सीधा और बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त हो जाता है। तो ये केस थे किसमें, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण में। अब आता है अपने पास उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण कैसे होता है। उत्तल दर्पण में अपने पास सिर्फ दो ही कंडीशन होती है। क्या, पहले प्रतिबिंब की स्थिति, बिंब की स्थिति, बिंब की स्थिति, फिर है प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब का स्वरूप, प्रतिबिंब का स्वरूप, और फिर अपने पास प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार। पहला अपने पास केस है क्या, कि बिंब कहां स्थित है। बिंब अपने पास कहां है, अनंत पर, अनंत पर। तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, फोकस पे बनेगा। प्रतिबिंब का स्वरूप क्या होगा, आभासी होगा, सीधा होगा। कैसा होगा आकार में, बिंदुवत होगा। किस तरह से देख लेते हैं अपने, किसके लिए, उत्तल दर्पण के लिए। अब अपने पढ़ रहे हैं किसके लिए, उत्तल दर्पण के लिए। ये अपने पास उत्तल दर्पण, ये इसका ध्रुव, ये फोकस और ये वक्रता केंद्र। अपने पास अनंत पर बिंब है, तो अनंत वाले बिंब को अपने प्रदर्शित नहीं करते, दिखा नहीं सकते। तो अनंत पर स्थित जो बिंब है उससे अपने पास क्या है, परस्पर समांतर प्रकाश किरणें आएगी। मुख्य अक्ष के समांतर और परस्पर समांतर क्या आती है, प्रकाश किरणें आती है, जो दर्पण से क्या होती है, परावर्तित होती है। दर्पण से क्या होती है, परावर्तित। इन परावर्तित किरणों को अगर पीछे बढ़ाएं तो कहां से आती हुई प्रतीत होती है, F से आती हुई प्रतीत होती है। इस तरह से अनंत पर स्थित बिंब का फोकस पे प्रतिबिंब बनेगा, आभासी होगा, सीधा होगा और बिंदुवत। इसमें जो सेकंड कंडीशन होती है वो अपने पास होती है अनंत व ध्रुव के मध्य। अनंत और ध्रुव के मध्य अगर बिंब है तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, अनंत और ध्रुव के मध्य अगर प्रतिबिंब है, बिंब है, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, P व F के मध्य, P व F के मध्य बनेगा। आभासी होगा, सीधा होगा और ये हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाता है, छोटा होगा, बिंब से छोटा बनेगा हमेशा। किस तरह से, देखिए ये अपने पास उत्तल दर्पण, ये ध्रुव, फोकस और वक्रता केंद्र। अब देखिए कहीं भी रख दो अनंत और P के बीच में, बिंब को कहीं भी रख दीजिए। अनंत और P के बीच में कहीं भी अपने पास एक बिंब AB है, तो इससे मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश किरण आई, जो दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहां से आती हुई प्रतीत होती है, ध्रुव में से आती हुई प्रतीत होती है। दूसरी प्रकाश किरण जो है वो अपने पास क्या होगी, ध्रुव प्राप्तित होती है और ये परावर्तन के पश्चात उतना ही कोण बनाएगी जितना आपतित किरण।
मतलब परावर्तित किरणें वास्तव में नहीं मिल सकती, लेकिन इसको अगर पीछे बढ़ाया जाए तो ये यहाँ मिलती हुई प्रतीत होगी। तो यहाँ अपने पास क्या होगा, इसका आभासी प्रतिबिंब A डैश B डैश जो है वो प्राप्त हो जाता है। यानी हमेशा अपने पास क्या है कि यहाँ अनंत से लेकर P के बीच में कहीं भी आप बिंब रख दीजिए, प्रतिबिंब आपको इनके बीच में मिले। जैसे जैसे बिंब को आप नजदीक लेके आओगे वैसे वैसे प्रतिबिंब जो है वो ध्रुव के नजदीक आता जाएगा। जैसे जैसे दूर लेते जाएंगे वैसे वैसे प्रतिबिंब जो है वो फोकस की तरफ चला जाएगा। अपने बिंब को अनंत पे ले जाएंगे, प्रतिबिंब किस पे चला जाएगा, फोकस पे चला जाएगा। इस तरह से अपने पास दोनों दर्पणों से प्रतिबिंबों का निर्माण होता है।